Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 16th of October 25 and we are starting our today's lecture of CAF8 Audit and Insurance Essentials. तो हम पूरे ऑडिट फ्लो को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे सरसरी सी बात की थी। उसके बाद अब ये है कि इंटरनल कंट्रोल को हम कैसे चेक करते हैं, कौन से किस प्रोसीजर से करते हैं, उसे हम जनरल नाम क्या देते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव मतलब डिटेल चेकिंग, उसे हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कहते हैं, वो कितने होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, अगर कंट्रोल जो है इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है तो हमारे सब्सटेंटिव कम भी चलेंगे, और अगर हमारे कंट्रोल वीक है तो हमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंटिव चाहिए। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर को का मतलब क्या है कि कौन कौन से प्रोसीजर हम कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेक्निक्स। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर की कुछ 7 टेक्निक्स हैं, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे में अंदाजा हो जाएगा। अब इससे आगे क्या होगा, जब ये सारे काम हम कर रहे होंगे तो क्या इसका आउटपुट क्या आएगा। जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करूंगा, सब्सटैंटिव अप्लाई करूंगा, तो क्या आउटपुट आएगा, कि मेरे हाथ में क्या आएगा। कंफर्मेशन आएगी, चीजें गलत हैं कि ठीक, लेकिन किस फॉर्म में कंफर्मेशन आएगी, किसी न किसी एविडेंस की फॉर्म। कोई ना कोई एविडेंस होगा ना, मैं जुबानी कलामी तो काम नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जी एक्यूरेट है, तो कैसे कास्टिंग करूंगा। ठीक है, मैं कहूँगा फिजिकली ये मौजूद थी तो मैं जाके फिजिकली विजिट करूंगा, और अकेला नहीं जाऊंगा, मैनेजमेंट को भी साथ ले जाऊंगा, वहां कहूंगा ये चीज फलां जगह लगी हुई है, और मैं भी साइन कर दूंगा उस पर, और मैनेजमेंट से भी करवा दूंगा। है फर्ज करें मैनेजमेंट कहती है कि जो एसेट है वो से 3G टेक्नोलॉजी का है, मैं वहां जाके चेक करता हूँ, नहीं यार 3G नहीं तो 2G है। तो मैं वहाँ सारा लिखूंगा लिखूंगा 3G नहीं था 2G था, और मैं उस पर साइन करवा लूंगा उन दोनों से कि भाई आप भी बताएं, आप तो 3G कह रहे थे। अब उनके पास चारा नहीं है साइन ना करने का, ज़ाहिर है उनके सामने भी 2G नजर आ रही है, वो भी साइन करेंगे, मेरे पास एविडेंस आ जाएगा कि भाई वो 3G नहीं थी 2G थी। और फ्यूचर में वो मुझे डिनाई नहीं कर सकेंगे कि सर वहाँ तो 3G रखी थी, आप कैसे 2G कह रहे हैं। तो हर चीज़ का मुझे एविडेंस लेना। ठीक है, अब जब एविडेंस लेना तो फिर अगला सवाल ये पैदा होगा कि मुझे एविडेंस किस किस्म के लेने हैं, जो कि बाद में जिन्हें चैलेंज ना किया जा सके। तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एविडेंस। ठीक है, एविडेंस का चैप्टर पढ़ेंगे। एविडेंस में हम ये पढ़ेंगे कि किस किस्म के एविडेंस लिए जा सकते हैं, कौन सी टेक्निक से जनरली कौन से एविडेंस निकलेंगे। और मतलब ये नहीं कि बाय नेम नहीं करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट बनेगी, ये मतलब नेचर ऑफ एविडेंस क्या होगा। ठीक है, अब फिजिकल वेरिफिकेशन के एविडेंस किसी और तरह के होंगे, एक्यूरेसी चेक किया तो उसके एविडेंस कुछ और होंगे। एक्यूरेसी चेक जब आप करेंगे तो क्या एविडेंस होगा, क्या होना चाहिए। एक स्टेटमेंट बनी है, उसमें कास्टिंग चेक की है कि इसकी कास्टिंग ठीक है, इसका क्या एविडेंस होगा। उसने तो बता दिया तो लिखा हुआ है ना, हमने अब ये चेक करना है कि जो इसने टोटल बताया है ये ठीक है, तो हम खुद टोटल करेंगे। एक एविडेंस खुद लिखा होगा कि मैंने कॉस्टिंग की और ठीक थी। दूसरा एविडेंस क्या होगा, दूसरा एविडेंस ये होगा कि मैं किसी थर्ड पर्सन को कह दूं यार तुम भी चेक कर लो, वो भी चेक कर ले, वैसा को मुझे लिख के दे दो तुमने चेक किया और यही टोटल है। अब दो एविडेंस आ गए। एक एविडेंस है कि मैंने चेक किया है, और हमने लिख दिया, 2 लाइनें लिख दी कि मैंने चेक किया ठीक है। एक एविडेंस आ गया किसी थर्ड पार्टी से। इन दोनों में से ज्यादा रिलायबल एविडेंस कौन सा है लोगों के लिए, थर्ड पार्टी का कि मेरा। मैं तो ऑडिट कर रहा हूँ तो कहेंगे आपने तो वैसे भी लिख दिया होगा जान छुड़ाने को, लेकिन थर्ड पार्टी ने किया तो वो ज्यादा रिलायबल। तो फिर हम यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एविडेंस को भी पढ़ेंगे, एविडेंस की क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी कि इसकी क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। और उसमें फिर हम दो चार पांच चीजें पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एविडेंस ऑडिटर ने खुद बनाया है, और एक एविडेंस उसे मैनेजमेंट ने दिया है, दोनों में से ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा। जो खुद बना है। जो काम मैं खुद कर रहा हूँ इसमें तो मुझे पता है मैंने क्या किया है, मैं आपसे करवाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा शुबा रहेगा कि इस बच्ची ने पता नहीं कोई गलती ना कर दी, थोड़ा सा शुबा तो रहता है ना। हर बंदे को दूसरे के काम पे आप थोड़ा सा शुबे में रहते हैं। जो खुद किया उसे आपको एक A to Z पता होता है मैंने क्या किया था, गलती तो इसमें भी हो सकती है, लेकिन आपको उसका लिटी गिटी भी पता होती है कि मैंने क्या किया था। तो जो एविडेंस खुद क्रिएट करता है ऑडिटर वो ज्यादा रिलायबल है निस्बतन जो मैनेजमेंट के होती है। अच्छा, एविडेंस जो इंटरनल सोर्स से आता है, मैनेजमेंट से आता है, वो ज्यादा रिलायबल है या जो एक्सटर्नल सोर्स से आता है, बाहर कहीं से आता है। एक्सटर्नल सोर्स से आता है क्योंकि उनका तो मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सीधी बात कर रहे हैं। तो हम इस तरह एविडेंस जो रिटर्न फॉर्म में होता है वो ज्यादा रिलायबल है या जो वर्बल एविडेंस होता है, रिटर्न जो होता है वो ज्यादा रिलायबल। भाई ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब उसमें एविडेंस से रिलेटेड एक और चीज, एक वर्ड आएगा बार बार, वो हमें पता होना चाहिए,
हम क्या कहते हैं, एविडेंस बिल्कुल ठीक है, ये मजबूत एविडेंस है, इसके लिए हमें क्या लफ्ज यूज करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एविडेंस। स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन कोई नहीं है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ किसकी है, किसे कहते हैं? एक बंदा बहुत पहलवान है, बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी भी उसकी ठीक ठाक बनी हुई है, ताकत भी है, क्या वो स्ट्रांग है? या एक बंदा जो बिल्कुल सिंपल है, सादा सा है, हल्का सा है, लेकिन बहुत शार्प है, जहनी तौर पर बहुत तेज है, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है? स्ट्रेंथ ज्यादा वाला स्ट्रांग है, या जिसकी जहनी सलाहियत बहुत तेज है वो स्ट्रांग है? कैसे? मेंटली स्ट्रांग है ना, तो वो फिजिकली स्ट्रांग हो, स्ट्रांग तो वो भी है, तो फिर इनमें से ज्यादा स्ट्रांग कौन है? सोचा क्या है? क्यों? रीजन बता। तो मैं तो स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसकी जहानत की बात ही नहीं कर रहा, इंटेलिजेंस की बात नहीं। बेसिक्स दोनों की अलग अलग है ना। बेसिस देखनी है, मकसद देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है। अगर तो मैं कह रहा हूँ कि ये पुष्टि होने लगी है, तो इनमें कौन सा स्ट्रांग है? तो डेफिनेटली वो स्ट्रांग है जिसके पास ताकत ज्यादा है। मैं कहता हूँ यहाँ क्विज कंपटीशन हो रहा है, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा है? तो दिमागी वाला स्ट्रांग। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है ना चीजें। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट। आपने ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन सा एविडेंस स्ट्रांग है। लेकिन हम ऑडिट में क्या कहते हैं, हमने एविडेंस की बेस पे अपनी ओपिनियन बनानी है, तो हम उसे स्ट्रांग का वर्ड यूज नहीं करते। स्ट्रांग का वर्ड फिर भी आर्बिट्रेरी या एम्बिगस है। हम कहते हैं ये सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट है, और ये हम वर्ड यूज करते हैं टेक्निकली, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। सफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? सफिशिएंट इंफॉर्मेशन पूरी है, मतलब इसकी क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, 6 एविडेंस है, बहुत है, 6 7 में की जरूरत नहीं है, 6 बहुत है क्वांटिटी। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या? मुनासिब है, क्वालिटी है अच्छी। वो जो मैंने कहा था एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा स्ट्रांग होता है, इंटरनल कम होता है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहे हैं? अप्रोप्रिएटनेस की बात। ठीक है। तो हमने दोनों का इंश्योर करना है कि ऑडिट एविडेंस जो भी हम लें वो सफिशिएंट हो और मुनासिब भी। ठीक है। तो सफिशिएंसी में क्या कुछ आ जाता है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव। तो हो गया ना, ऑब्जेक्टिव तो ऑडिट है, उसके अंदर मैंने एडमिन एक्सपेंसेस भी देखना है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है। अब दोनों के लिए बराबर एविडेंस लूंगा, 6 6 7 7 8 8, या कम ज्यादा लूंगा? किस बेस पे? रेस की बेस पे। शाबाश, ये मैं अब समझाना चाहूँ। तो नंबर ऑफ एविडेंस कितने होने चाहिए, ये डिपेंड करता है कि जिस एरिया के आप एविडेंस ले रहे हैं वो कितना रिस्की है। अगर वो बहुत रिस्की एरिया तो ज्यादा एविडेंस, ज्यादा तसल्ली करें अपनी। अगर कम रिस्क किया तो फिर 2 4 एविडेंस भी चल जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक भी एविडेंस ना लें, जैसे कल बात हुई थी, काम ही ना करें उस पर। ये नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ काम जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है ना? कम ज्यादा कुछ ना कुछ जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आ गई सफिशिएंसी। अप्रोप्रिएटनेस में फिर 2 चीजें आती हैं। ये क्या आती हैं? अप्रोप्रिएट मुनासिब है, और मुनासिब भी बड़ी जेनरिक सी टर्म है। मुनासिब में क्या आता है? 2 चीजें हैं, आपको भी नहीं अंदाजा होगा, एक बार पढ़नी पड़ती है, रिलायबिलिटी और रेलिवेंस। रिलायबिलिटी, और ये रिलायबल है, इस पे एतमाद किया जा सकता है। ठीक है। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो एविडेंस बाहर से आता है वो ज्यादा स्ट्रांग कंसिडर होता है अंदर वाले की निस्बत। तो फिर ज्यादा रिलायबल कौन सा है? बाहर वाला। उस पर ज्यादा रिलाई करेंगे, कुछ बंदे का तो लेना देना नहीं है मैनेजमेंट से, वो तो सीधी बात ही करेगा, उसका तो कोई मफाद ही नहीं है। मैनेजमेंट जो एविडेंस देगी उसमें कोई ना कोई हैंकी फैंकी हो सकती है, जाहिर है उसने अपने आप को सिक्योर करना है अपने एक्शंस को। तो ये रिलायबिलिटी की बात हो रही है। और रेलिवेंस का मतलब क्या है? अगर रिलेट से रिलेटेड उससे रिलेट भी तो हो ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो? हाँ, मैं एडमिन एक्सपेंसेस को ऑडिट कर रहा हूँ, तो एविडेंस को किससे रिलेटेड होना चाहिए? एडमिन एक्सपेंसेस है। लेकिन ये तो बड़ी जनरल टर्म है, वो तो कॉमन सेंस की बात है कि जाहिर है एडमिन एक्सपेंसेस से रेलिवेंट और रिलेटेड होगा तो ही एविडेंस होगा। वो अगर एसेट से रिलेटेड है वो तो रेलिवेंट ही नहीं है, वो तो बहुत बड़ी बात है ना, ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है। एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर रहते हुए भी रेलिवेंट होना चाहिए, क्या मतलब? मैं एडमिन एक्सपेंसेस को जब वेरीफाई करता हूं तो मेरी बेस या यार्डस्टिक क्या होती है? असर्शंस। तो हर असर्शन की अपने प्रोसीजर होंगे, हर प्रोसीजर अपने एविडेंस जनरेट करेगा। अगर मेरा असर्शन है कंप्लीटनेस, कि तमाम चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं,
तो मैंने कंप्लीटनेस को एश्योर करना है ना, प्रोसीजर भी कंप्लीटनेस के हिसाब से बनेंगे, और फिर एविडेंस भी कंप्लीटनेस को एश्योर करेगा। ठीक है। मैं इस लैपटॉप की बात करता हूँ। किसी किसी मुझे कोई बताता है कि पैक में इस वक्त 12 लैपटॉप हैं जो कंपनी के अपने हैं। मैं कहता हूँ यार, आपको कहता हूँ बेटा वेरीफाई करके आओ कि 12 लैपटॉप ही है कि नहीं। आप गए। अब ये कौन सी क्या बात कर रहा हूँ मैं, कौन से एग्जैक्शन को वेरीफाई करने की बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ। हाँ हाँ, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की बात करो। ठीक है। कंप्लीटनेस का मतलब होता है जनरली आपकी बुक्स में सारा रिकॉर्डेड है कि नहीं, एग्जिस्टेंस मौजूद भी है कि नहीं। एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। आप आके मुझे क्या एविडेंस देंगे? आप काउंट करेंगे, जाके तस्वीरें खींचेंगे, उसकी लोकेशन लिखेंगे, और कोई ऐसी चीज लाएंगे जिससे मुझे अंदाजा हो जाए कि हाँ वाकई पढ़े थे। तो ये जो आप मुझे एविडेंस दे रहे हैं ये रेलिवेंट है कि नहीं है? अब मैं कहता हूँ कि यार आप जरा वेरीफाई करके आए कि 6 या 10 लैपटॉप पड़े हैं कि नहीं। आप वापस आके कहते हैं सर मैंने इनके लेजर्स देखे हैं, लेजर में 10 ही लैपटॉप्स आ रहे हैं, और मैं आप लेजर की कॉपी भी साथ ले आए। क्या ये एविडेंस रेलिवेंट है? ये तो नहीं बता रहा है कि फिजिकली मौजूद है कि नहीं, तो ये बता रहा है किताबों में रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं। ये किस चीज का एविडेंस है? कंप्लीटनेस का। ये रेलिवेंस है। कंप्लीटनेस के अपने एविडेंस है, एक्यूरेसी के अपने हैं, एग्जिस्टेंस के अपने हैं। तो जो ऑडिट एविडेंस आप दे रहे हैं वो रेलिवेंट भी होना चाहिए। जो आप बात करें कि मैं एग्जिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ, तो ऑडिट एविडेंस भी एग्जिस्टेंस को ही इंश्योर कर रहा हो, किसी दूसरे एग्जर्शन का ना हो। तो इसका मतलब है कि फिर जब ऑडिट एविडेंस होंगे पहले तो सफिशिएंट होंगे, क्वांटिटी उनकी ठीक होनी चाहिए, उसे हम पढ़ लेंगे कि ये कैसे कहाँ कहाँ कितने कितने एविडेंस लेने हैं। फिर हम क्वालिटी की बात करेंगे, अप्रोप्रिएटनेस कहते हैं क्वालिटी को। और क्वालिटी में फिर दो चीज़ें आती हैं, रिलायबिलिटी और रेलिवेंस। ये सब कुछ हम पढ़ लेंगे, मुश्किल तो नहीं है। और यही कुछ ऑडिट है। इसमें एक ही चीज़ मुश्किल होगी, जो आखिर में जाके ऑडिट रिपोर्ट लिखनी होती है ना, वो उन्होंने जो टेक्निकल कर दी है और जो उसके अंदर पैराग्राफ बना दिए हैं उन्हें समझना पड़ता है। वो हमें भी जल्दी समझ नहीं आता है, और मुसलसल चेंज कर रहे हैं ये लोग। वो थोड़ा सा आपको रट्टा भी लगाना पड़ता है हल्का सा, और थोड़ा उसकी कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। बाकी ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन सेंस बेस्ड हैं। अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं इंग्लिश के, तो फिर तो ऑडिट में बड़ा मज़ा आता है। और दूसरा ये कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपनी लोगों को रिवाइज कर लेना है मोटा मोटा सा। अकाउंटिंग को सब कुछ जहन में रखना है, तभी अच्छा ऑडिट का पेपर दे सकोगे। हवा में पेपर नहीं होता। ठीक है। आपने आईएफआरएस को कोड करना है, आपने आईएसए को कोड करना है, आपने जनरल प्रैक्टिस क्या होती है, कौन सा काम कैसे होता है उसे कोड करना है। अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या करेंगे, वो उसी वक्त होता है जब आप मुझे बहुत तवज्जो से सुने। क्योंकि आप अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर में नहीं गए, आपने हाथ से ऑडिट नहीं किया, तो बहुत सी चीज़ें जो मेरे जहन में हैं मैंने देखी हुई हैं वो आपको नहीं पता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको दे दूँ। एक्सपोजर ना होते हुए भी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर दे आए ना पेपर में, तो यू आर बाउंड टू पास। जैसे मैं बताता हूँ अक्सर बच्चों को कि जी सीमेंट प्लांट की स्टॉक टेकिंग कैसे होती है, मैं अक्सर बताता हूँ। बल्कि मेरी बहुत ख्वाहिश है, बस हमें टाइम ही नहीं मिलता, कि आपको भी और एसीसी के बच्चों को किसी प्लांट का विजिट करवाया जाए। वहाँ दिखाया जाए कि इनकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है, इनका प्रोसीजर क्या है, इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं पता ना, किसी का प्रोसेस नहीं पता, आप उसका ऑडिट ही नहीं कर सकते। आपको ये पता होगा कि ये केमिकल यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, आपको मेन्यू में बताती है यहाँ से निकाल के यहाँ डाला था, तो आप तो किताब भी ऑडिट करें आप मान लेंगे। आप कहेंगे नहीं यार, ये यहाँ से यहाँ नहीं जाता, ये तो मैंने फलां सीमेंट प्लांट में देखा था यहाँ से इस डिपार्टमेंट में जाता है, आपका इधर क्यों जा रहा है? यही तो ऑडिट है असल में। वहां फिर वो एक्सप्लेन करेगा कि हम ये हमारी नई टेक्नोलॉजी है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो जब तक आपको मोटे मोटे प्रोसीजर्स का नहीं पता, जनरल मैथमेटिक्स का नहीं पता, आप अच्छे ऑडिटर नहीं। बहरहाल वो हम इसे डिस्कस कर लेंगे। हो गया, ऑडिट एविडेंस भी ले लिया। अब अगली स्टेज क्या है? एविडेंस ले लिया, ऑडिट चल रहा है। ऑडिट में बार बार चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपने प्लानिंग कुछ और की थी, अब हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं, तो प्लानिंग चेंज होगी बार बार। जब प्लानिंग चेंज होगी, अब ये सब कुछ होगा, इसकी क्या बन रही होंगी, डॉक्यूमेंट्स भी तो बन रही होंगी, हर चीज़ राइटिंग में होगी, ये याद रखना है। तो डॉक्यूमेंटेशन किस किस की होगी? क्लाइंट एक्सेप्टेंस जब किया था डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी कि नहीं, हर चीज लिखी होगी मैंने क्लाइंट कैसे एक्सेप्ट किया, क्लाइंट में एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, प्लानिंग की हर स्टेज की डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, अब ये एग्जीक्यूशन हो रही है इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी। मैं एडमिन एक्सपेंसेस में ये प्रोग्राम है, ये वाले एजर्शन थे, इनमें ये काम कर किए और ये रिजल्ट आए। आपने प्लानिंग में प्रोग्राम बना लिया है, एग्जीक्यूशन में इसी प्रोग्राम को उठा के लिखना शुरू कर देंगे कि किया क्या। प्लानिंग में क्या लिखेंगे, इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, और उसी को जब उठा के एग्जीक्यूशन में अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या किया, क्या किया और क्या रिजल्ट आया। यहां मैंने तो प्लान किया था 6 प्रोसीजर करने हैं, मैंने 6 किए, कोशिश की, 4 तो हो गए, 2 हो ही नहीं सके।
क्यों नहीं हो सके? मैं इनकी फलां फैक्ट्री के विजिट पे जाना चाह रहा था, हमने लिखा था कि उस फैक्ट्री का भी विजिट करेंगे, लेकिन हुआ ये कि उस इलाके में सैलाब आ गया। मैं क्या, कोई भी नहीं जा सकता था, सारा इलाका पानी में डूबा हुआ था, तो मैं ये काम तो कर नहीं सका। जब ये काम नहीं कर सका तो अब क्या, मैंने 6 काम करने थे, मैंने सिर्फ 5 किए, छठा मैं कर नहीं सका। अब मुझे क्या करना चाहिए? पांच 5 की केस बेस पे ओपिनियन दे देनी चाहिए या नहीं? कोई और प्रोसीजर करना चाहिए आपको। सोचना चाहिए कि ये तो नहीं हो सका, इसके अल्टरनेटिव में क्या कर सकता हूँ। मसला प्रोसीजर परफॉर्म करना नहीं, तादाद पूरी करना नहीं है, मसला है अपनी ओपिनियन को स्ट्रांग रखना कि जो मैं कह रहा हूँ ये मुझे ट्रस्ट है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि 5 प्रोसीजर बहुत हैं, छड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लिख दें कि जी छठा मैं कर नहीं सका, ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ बड़ी हो जाती है, डाउटेड से हो जाती है कि आपने खुद कहा था 6 करेंगे और आपने 5 किया, तो लोगों को शुबह होता है कि आपने जान छुड़ाई की है। शुबह आ जाता है ना कि इसने हडहरामी की है। तो फिर कोशिश करिए कि ये लोगों में इमेज ना आ जाए, तो फिर छठा करें। कहीं मैंने ये नहीं कर सका तो मैंने ये किया। अब कम से कम लोग ये नहीं कह सकते कि तुमने जान छुड़ाई है। कहेंगे अच्छा वो नहीं हो सका, तुमने ज्यादा मेहनत करके नई जगह पहुंच गए तुम। तो आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये छोटे छोटे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं जो कि ऑडिट में एड्रेस करने होते हैं, कि अगर मैंने ये ना किया तो मैं तो मुतमईन हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ना किया तो फिर क्या होगा। ठीक है ना? अभी हम गए थे ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये आपने जिंदगी में अप्लाई करनी है। अभी हमारा टूर था और हम वापस आ गए। मेरा कोई इरादा नहीं था टूर पे जाने का, पता नहीं, अब मैं हालांकि बहुत घूमने फिरने वाला बंदा हूँ, अब थोड़ी सी इतनी चीज़ों में फंस गया हूँ ना, और इतने मसले मसाइल हैं, खासतौर पे वालिद साहब की डेथ के बाद, कि वो फिर बंदे की साइकोलॉजी बदलती है। तो मेरा था नहीं कोई खास प्रोग्राम, मैंने कहा नहीं सर चले। मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। लेकिन मेरा ज्यादा पक्का प्रोग्राम कब बना, जब मैंने कहा नहीं अब तो पीछे हटना ही नहीं है। जब मुझे पता चला कि रोड्स बंद हो रही हैं और इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। ठीक है। मैंने कहा अब मैं अगर आपको कह देता ना कैंसिल कर दो, फौरन बच्चों को गोली मारो, दफा करो बच्चों को, बच्चों की ना सुनो, कैंसिल करो, मैं कह सकता था और आपने भी मुंह बना के मान लेना था। लेकिन मैंने नहीं कैंसिल किया, मैंने कहा ठीक है यार, अब करें, कोशिश करें। मैं साथ बैठ गया, मुझे पता था हम नहीं जा सकेंगे। मुझे पहले से पता था हम जा ही नहीं सकेंगे, लेकिन मुझे बहाना चाहिए था। बहाना मिल गया। अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सर ने तो बहुत सख्ती से मना कर दिया था, हम तो पहुंच जाते। आपको होता है ना, आप तो निकल ही नहीं सके। आपको तो रोड का पता ही नहीं। आप कहते हैं कि सर ने तो एम ही कह दिया, रोड तो बंद कोई नहीं थी, निकल जाना था। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया कि रोड्स बंद है और क्या मसला है। अब आप वो इल्जाम मुझ पे नहीं लगा सकते। हाँ, मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ कि बात का आपको पता होता है ये काम नहीं होगा, बच्चे की जिद पूरी करने के लिए उसे फिर मार्केट ले जाते हैं, उसे दिखाते हैं कि देखा मैंने कहा था ना नहीं होगा, नहीं हुआ, चलो वापस चलो, उसके बाद जवाब ही नहीं रहता कुछ। ये प्रोसीजर्स होते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने की। ठीक है। बाज़ औक़ात काम आपको करने पड़ते हैं जिस पे आपका बिलीफ होता है कि ये नहीं होगा, लेकिन आपको दूसरे लोगों को मुतमिन करने के लिए करने पड़ते हैं। सुबह फंस जाता है कि नहीं ऐसे ही करना है, फेडरेशन कहती है नहीं यार ये नहीं होगा, हमें पता है इंटरनेशनल लेवल पे हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो कहता नहीं करना है। पर आप मजबूर होते हैं कि चलो कर लो, नुकसान ही होगा ना, कम से कम ये तसल्ली तो हो जाएगी कि सूबे की बात नहीं मानी गई। ये करना पड़ता है। कारगिल जैसे हुआ था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कारगिल में हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है वो राजी नहीं थी। नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ राजी नहीं था। लेकिन हमारे जो मुशर्रफ साहब थे वो ज़्यादा खैर वो बहुत मुहिब वतन बंदा था, उस पर हुब्बुल वतनी का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता कि वो गद्दार था, लेकिन वो जज्बाती था, आर्मी मैन था। आर्मी मैन हमेशा जज्बाती होते हैं और मारधाड़ वाले ही होते हैं, इनकी साइकोलॉजी फ़र्क होती है और होनी भी चाहिए। अगर उनकी साइकोलॉजी सिविल पर्सन वाली होगी वो तो जंग ही नहीं लड़ सकते। उन्होंने जंग लड़नी है तो उन्हें बहुत सख्त दिल होना पड़ता है, होता है, होना पड़ता है। बहरहाल उसकी मान ली गई, मान ली, और कारगिल में मसला आ गया, हमें पीछे हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा भी जाती ख्याल था कि सारी दुनिया एक तरफ है, अब कैसे दुनिया को फेस करेंगे, जो पुराने जमाने नहीं है कि तलवार निकालिए पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया, ऐसे नहीं होता। आपको पूरी एनवायरनमेंट बनानी पड़ती है। अमेरिका भी जब अफगानिस्तान में आया था तो उसने एकदम से हमला नहीं किया था। आपको याद है क्या किया था? उसने पूरी दुनिया को साथ मिलाया था पहले। उसने एक वो पूरी फोर्स बनाई थी, यूरोपियन कंट्रीज को साथ मिला के कुछ दिन उसने लिए थे। उसके बाद उन्होंने मिल के हमला किया था एलाइड फोर्सेस ने। अमेरिका अकेला आता तो हो सकता है पीछे कुछ लोग पीछे हट जाते कि ये क्या कर रहे हो। तो ये चीजें ऐसे करनी होती हैं, बट है नहीं आओ, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, रिलायबिलिटी और वो हमने वो देख लिया, प्रोसीजर बढ़ा लेंगे। अब ये काम बढ़ चलता जा रहा है, इसे जहन में रखना हो कैसे रहा है। बात जगह हमारी प्लानिंग पूरी नहीं हो रही, हमने प्लानिंग चेंज करनी है और फिर नए प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। जब नए प्रोसीजर अप्लाई करने तो प्लानिंग चेंज हो गई कि नहीं? प्लानिंग चेंज हुई तो एग्जीक्यूशन भी कर ली, तो फिर आपकी दो डॉक्यूमेंट चेंज होंगी, प्लानिंग डॉक्यूमेंट भी चेंज होगी और एग्जीक्यूशन भी। प्लानिंग में आपने कहा था 6 करेंगे,
एग्जीक्यूशन में 6 नहीं 5 की है। तो प्लानिंग के अंदर भी एक एडिशनल पेपर लगा देना चाहिए कि प्लानिंग तो 6 की थी लेकिन बाद में हमें 5 करने पड़े और ये एडिशनल हमने प्लान किया है। और फिर एग्जीक्यूशन भी कर देंगे, तो दोनों को मुनासिब हद तक रिलेट करके चल। अब आपने सारा काम कर लिया, डेफिनेटली रीजन क्यों नहीं देंगे? हमें तो नहीं कि बस मेरा दिल चाह रहा था मैंने छठा कर लिया और पांचवा नहीं किया, रीजन देंगे। अगर आप रीजन नहीं देंगे इसका मतलब आपकी प्लानिंग ही ठीक नहीं थी। आपने प्लानिंग स्टेज पे वर्किंग ही नहीं की थी जो आपको बगैर रीजन के चेंज करना पड़ रहा है, तो रीजन देंगे। ठीक है, आप देखे, आपने एग्जीक्यूशन कर दी, होते होते सारा काम खत्म हो गया। जब एग्जीक्यूशन सारी खत्म हो गई तो अगली स्टेज क्या है? अब क्या करने हैं? ऑडिट के सारे प्रोसीजर अप्लाई हो गए। अब क्या होगा? याद ये रखना है कि जो पार्टनर हैं जिन्होंने रिपोर्ट पे साइन करने हैं वो ऑडिट पे नहीं बैठे होते, वो तो बहुत सीनियर एग्जेक्टिव्स होते हैं। वो एक वक्त में कई कई ऑडिट देख रहे होते हैं, वो तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, उन्होंने टीमें भेजी हुई हैं मुख्तलिफ ऑडिट्स, वो टीमें काम कर रही हैं। एक सीनियर होता है, एक सेमी सीनियर होता है, एक जूनियर होता है, कम से कम 3 तो होते हैं, और बड़े में तो बड़ी बड़ी टीमें जाती हैं। ठीक है, मोबिलिंग का ऑडिट था, मैं उस वक्त था केपीएमजी में एज मैनेजर। मोबिलिंग का ऑडिट पे 20-20 लोग भी जाते थे। इतना बड़ा ऑडिट था क्योंकि लोकेशंस बहुत थी ना, पूरे पाकिस्तान में उनके टावर्स हैं, ये है, ऑफिसेज हैं। तो बहुत बड़ा पीटीसीएल की टीम बहुत बड़ी होती थी, पूरे पाकिस्तान में इनके एक्सचेंजेस हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस पूरे पाकिस्तान में इनके, और सैकड़ों ऑफिसेज होंगे पाकिस्तान में इनके। पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे रिपोर्ट देना कि इनके सारे एसेट ठीक हैं, और एसेट तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, जीबी से लेके कराची तक। तो वो इतना आसान ऑडिट नहीं होता। बहरहाल, तो अब आपने वो सारा काम हो गया, अगला स्टेज क्या है? रिपोर्ट साइन किसने करनी है? पार्टनर ने। पार्टनर कहाँ बैठा है? ऑफिस में, वो तो लोकेशन पे नहीं था। तो अब क्या करना है? पार्टनर रिपोर्ट नहीं देगा, रिपोर्ट से पहले क्या करेगा? रिव्यू करेगा। पार्टनर अब सारे काम को रिव्यू करेगा। वो कहेगा आओ जो भी फाइलें लेके, अच्छा प्लानिंग की थी, ये प्लानिंग क्यों की थी? यार ये तो ऐसे नहीं हो सकता था, ये ऐसे क्यों किया? इसमें एक चीज ऐड करो। अच्छा यहाँ तुमने 10 प्रोसीजर किए एडमिन एक्सपेंसिव में, यार ये वेरीफाई नहीं हो रहा, इसमें दो ये भी और करके हो। ठीक है, या वो गलतियां निकालेगा, यार ये वर्किंग पेपर ठीक नहीं है, इसे बेहतर करो। पूरे फाइल को रिव्यू करेगा, क्योंकि ओपिनियन किसने डेवलप करनी है? पार्टनर ने। साइन करने हैं पार्टनर ने। ठीक है, तो पार्टनर रिव्यू करेगा, और बहुत डिटेल से रिव्यू करेगा, मजीद काम करवाएगा अगर जरूरत हुई तो। जब पार्टनर की तसल्ली हो जाएगी तो फिर पार्टनर अपने कमेंट्स लिखना शुरू करेगा। जब वो रिव्यू भी कर रहा होगा तो अपने कमेंट्स लिख रहा होगा। आपका हर वर्किंग पेपर जो जो आपकी डॉक्यूमेंट बनती है ना ऑडिट के दौरान, जो भी आप एविडेंस बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्किंग पेपर। एविडेंस क्या लें या वर्किंग पेपर क्या लें? अब वर्किंग पेपर में क्या बनना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है। आपने एडमिन एक्सपेंसेस पे, बेटा मैंने आपको फिजा को कहा कि काम करो, फिजा ने काम कर लिया। फिजा क्या डॉक्यूमेंट बनाएगी? फर्ज करें सैलरी की बात करते हैं, फिजा ने उसमें सैलरी तय की। जी, क्या बनाओगे? क्या आप अपने हाथ से बनाओगे? वर्किंग कैसे करोगे? क्या करोगे? कंप्यूटर भी बनाओगे, लेकिन आप बनाओगे या लोग मैनेजमेंट से दाएं बाएं से एविडेंस लेके बस फाइल में लगाते जाओगे? एविडेंस लोगे, वेरीफाई करोगे। और फॉर एग्जाम्पल मैं आप इस थोड़ी डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ये किताब कुछ भी नहीं है। फ्यूल एक्सपेंसेस है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में फ्यूल एक्सपेंसेस आ रहे हैं 2 करोड़ रुपए के। मैंने फिजा को कहा बेटा ये फ्यूल एक्सपेंसेस को वेरीफाई आपने ही करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। फिजा को काम दे दिया। अब मुझे लिट्टी गिट्टी समेत बताओ कि काम आपने शुरू किया तो पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, कौन कौन सी चीज बनाओगे, कौन सी चीज इकट्ठी करोगे, फाइल में क्या क्या लगाओगे, क्या तरतीब होगी चीजों की, डिटेल से बताओ। शुरू कैसे करोगे? एविडेंस होंगे क्या फ्यूल एक्सपेंस के? क्या होगा उसे नाम नाम क्या देंगे? एविडेंस किससे लोगे? मैनेजमेंट से ही लोगे ना। वो एविडेंस का नाम क्या होगा जनरली? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया, आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो मैनेजमेंट के पास जो एविडेंस होगा वो क्या होगा? क्या चीज? फ्यूल एक्सपेंसेस किस फॉर्म में होंगे उनके पास? डिटेल किस फॉर्म में होगी? डॉक्यूमेंट कौन सी होगी उनके पास? मैनेजमेंट जो अपने लिए बनाई होगी, जो आपको दे देंगे कि भाई ये फ्यूल एक्सपेंसेस है हमारे। आपके बेस डॉक्यूमेंट कहाँ से होगी? जहाँ से आप काम शुरू करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस तो हो गया ना, उसमें फ्यूल एक्सपेंसेस आ रहे हैं 2 करोड़। आप नीचे नोट्स में चले गए, नोट में लिखा, सॉरी, मेन पे आ रहा है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2 करोड़। आप उसका नोट है 26। अब ये मैं इसलिए प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। बाकी किताब में तो बड़ी जनरल बातें हैं।
आपने नीचे नोट 26 खोल लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नोट 26 में सारे एक्सपेंसेस लिखे, उसमें लिखा फ्यूल एक्सपेंस 20 लाख। अब आपको 20 लाख मिल गया, अब आपको फिगर मिली है। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आपने 20 लाख को वेरीफाई करना है, तो मैनेजमेंट से क्या मांगोगे कि इस 20 लाख की डिटेल दें। वो डिटेल किस फॉर्म में देंगे? एक्सट्रैक्ट का नाम क्या है? आपने सारी अकाउंटिंग पढ़ी है बेटा, एक्सट्रैक्ट तो मैंने अपने बनाए हैं, लेकिन आपकी बुक्स जो हैं अकाउंटिंग बुक्स में, उसमें ये 2 लाख की डिटेल कहाँ पे होगी? लेजर। लेजर होगा फ्यूल एक्सपेंस का कि नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है। उनका चार्ट ऑफ अकाउंट पढ़ा हुआ है कि नहीं? पढ़ा है आपने कि नहीं? चार्ट ऑफ अकाउंट वो एक्सपेंस वाइज होगा कि नहीं? एडमिन एक्सपेंसेस, उसमें फ्यूल एक्सपेंस का अलग लेजर होगा, नहीं तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फ्यूल एक्सपेंस अलग रिकॉर्डेड होगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने किस लेवल पे अकाउंटिंग करनी है। ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने। आप क्या खोल लेंगे? अब आपने देख लिया कि 20 लाख है, अब इससे कौन सी डॉक्यूमेंट पे जाएंगे? सबसे पहले लेजर पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे। लेजर का नंबर क्या है, कहाँ से जान पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ढूंढेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे ढूंढेंगे ये फ्यूल, क्या देखेंगे? फ्यूल एक्सपेंस का लेजर अकाउंट क्या है। अब यहां से कहाँ जाएंगे? लेजर में। अब लेजर में डिटेल आ रही है डेट वाइज। फर्स्ट करें 100 एंट्री है, जुलाई से लेके जून तक। 100 एंट्री में से आप कहते हैं मैंने 70 चेक करनी है। ठीक है, आपकी जो रिस्क बेस्ड अप्रोच है, आप कहते हैं 70 मैंने कम से कम चेक करनी है। कैसे सिलेक्ट करेंगे अब 70? सैम्पलिंग करें, वो भी हमने पढ़नी है कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है। सैम्पलिंग कर ली, 70 सिलेक्ट हो गई कि ये वाली 70 करनी है। कुछ जुलाई से ले ली, कुछ अगस्त से ले ली, सितंबर अक्टूबर हर महीने से ले ली। ले ली। अब अगला स्टेज क्या करोगी फिर सर? इसके बाद 70 सिलेक्ट हो गई है लेजर से, अब क्या करना है? अब ये 70 की डिटेल कहाँ पे होगी? आप बैकवर्ड चल रहे हो, अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे चला था, आप आखिर से बैकवर्ड चल रहे हो, ये याद रखना है। अब पिछली डॉक्यूमेंट क्या बनी थी? लेजर से पीछे क्या बनी थी? ट्रायल बैलेंस तो आगे बना। लेजर से पीछे क्या बनी थी? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनी होंगी, तो उसमें कहाँ होगी फ्यूल एक्सपेंस की फिगर? या तो कैश बुक में होगी अगर कैश पेमेंट्स हैं, और अगर उधार पेमेंट्स हैं तो कहाँ होगी? जर्नल में। हम उसे छोड़ देते, हम कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के चक्कर में हम नहीं चाहते। दूसरा सिस्टम क्या पढ़ा था आपने आईटीए में? या तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनती है, या आखिर में उसने छोटा सा सेक्शन दिया था, कौन सा सिस्टम बनता है? वॉचर सिस्टम। याद है कि नहीं? अब 99% कंपनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे नहीं है, वॉचर सिस्टम पे। वो ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। अब आपने 70 एंट्रियां चूज कर ली, पहली एंट्री चेक करनी है, इसकी डिटेल कहाँ पे होगी? इसका वॉचर नंबर लिखा होगा लेजर अकाउंट में, वॉचर नंबर 25। वॉचर पे चले जाओगे, उसे कहोगे जी वॉचर की फाइलें मुझे भेज दो। वॉचर की फाइल्स दे दी उसने पूरे साल की। अब उसमें आपने देखा वॉचर नंबर 25, वॉचर नंबर 25 ढूंढोगे। अब वॉचर निकाला तो क्या होगा? डेबिट ये हुआ है, क्रेडिट ये हुआ है, और नीचे सारे एविडेंस लगे होंगे कि नहीं? फ्यूल के बिल लगे होंगे, स्टेपल हुआ होगा, नल वाउचर लगा होगा। अब आप उनके एविडेंस देखना शुरू करेंगे। आपकी तसल्ली हो गई कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, 2,50,000 की थी, और वाउचर बिल्कुल ठीक बना हुआ है, साइन भी हुए हैं, जो अप्रूव्ड बाय के साइन भी हैं, प्रिपेयर्ड बाय के साइन भी हैं, और नीचे सारे एविडेंस भी लगे हैं और एविडेंस भी ठीक है। तसल्ली हो गई। आप दो वाउचर नंबर दूसरा चेक किया, तीसरा किया, 70 वाउचर चेक कर लिए, हो गए चेक। अब क्या करोगे? अभी तक आपने अपनी ऑडिट फाइल में क्या लगाया है? अभी तो वेरिफिकेशन ही कर, सारे वाउचर लगा लेंगे, वो तो उनके वाउचर पूरे इतने सारे होंगे, सारी फाइल उनकी ले लोगे आप। क्या जरूरत है? जब आपने वेरीफाई कर लिया तो पूरा वाउचर की कॉपी लेने की जरूरत क्या है? अब आपकी ऑडिट फाइल में अभी तक क्या लगा है? कुछ लगा है कि नहीं? कुछ भी नहीं लगा। अभी तो आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन जो आपने काम किया है उसे भी तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं? कि मैंने ये किया, वाचर नंबर निकाला, फिर ये किया, उसमें एविडेंस चेक किया, उसमें ये चेक किया, उसमें ये चेक किया। अच्छा जी, इसमें एविडेंस पूरे थे, ओके। इस वाचर में 2 एविडेंस कम थे, लिख दिया, 2 एविडेंस शॉर्ट थे और इतनी अमाउंट मैं वेरीफाई नहीं कर सका। ये वर्किंग बनेगी कि नहीं? इसका मतलब है एक तो आपने एविडेंस लेने हैं, वहां से अपनी तसल्ली करनी, पर आपने आपने जो काम किया उसकी भी तो वर्किंग बनानी है। इसे कहते हैं वर्किंग पेपर। क्या कहते हैं? लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट के, उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसे ऑडिट डॉक्यूमेंट भी कह देते हैं, लेकिन जनरली हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वर्किंग। अब वर्किंग पेपर क्या होना चाहिए? फिर साहब मुझे इसका फॉर्मेट थोड़ा सा आइडिया दूँ। आप अपना वर्किंग पेपर बनाओगी, फ्यूल एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा फॉर्मेट बताओगी। क्या बनाओगी कि देखने वाले को लगे कि बड़ी किसी प्रोफेशनल बंदे ने सारी वर्किंग और लिखा हुआ है कि मैंने क्या किया। सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे? क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम। आप तो 10 क्लाइंट पे काम कर रहे हो ना, आपके पास 50 क्लाइंट्स की फाइलें बाद में आपके ऑफिस में पड़ी होंगी। ये क्लाइंट आज खत्म हो गया तो कल तो आप भूल जाओगे।
तो फिर कैसे पता चलेगा ये फाइल कौन से क्लाइंट की है, ये किसकी है? तो उसके ऊपर लिखोगे क्लाइंट नेम, और क्या लिखोगे? डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, और क्या लिखोगे? ऑडिट कौन से साल का है? ये क्लाइंट, इसके पिछले 10 ऑडिट आपने ही किए हैं, ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड, क्लाइंट नेम, ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025। इधर लिखोगे डेट, नीचे क्या लिखोगे? डिटेल, अकाउंट हेड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सब हेड, फ्यूल एक्सपेंसेस, नीचे क्या लिखोगे? जो भी किया है, क्या लिखोगे? नहीं लिखोगे क्या? मैं फॉर्मेट पूछ रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप क्या देखिए, क्या किया मतलब कैसे लिखोगे, यही तो मैं बता रहा हूँ। अब मुझे प्लान ये बनाया था और किया है। प्लान का को नाम क्या दिया था? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम, उसी ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी कर लो, ठीक है? वहां उसे फिल किया था कि ये करेंगे करेंगे करेंगे, एक्सेल में बन जाता है, अब तो सब कुछ एक्सेल में है। उसी की वो जो करेंगे वाला चक्कर है ना, वो लिखा है। साथ एक कॉलम ऐड कर लेंगे, क्या किया, रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन, वो कॉपी करेंगे, उसी को आगे फिल करते जाओगे। कि मैंने कहा था ये कंप्लीटनेस एश्योर करूंगा, ये 4 प्रोसीजर है, ये पहला कर लिया, यस, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में कोई मसला, ओके, दूसरे में 2 डॉक्यूमेंट्स पर डेफिशिएंट, तीसरे में ये, चौथे में ये। तो आपने पूरा ऑडिट प्रोग्राम फिल कर लिया, हो गया। ये तो प्रोसीजर वाइज कर लिया, पूरी कहानी लिखी है, कौन सा प्रोसीजर किया, क्या रिजल्ट आया। आखिर में क्या करोगे? कंक्लूजन दोगे कि नहीं? 4-5 लाइन में कंक्लूजन होगा कि बेस्ड ऑन ऑल अबव, इसमें इतनी डेफिशिएंसीज हैं, ये मसला है, मेटेरियलिटी लेवल ये था, ये नीचे है, लिहाजा ओके। ये मटेरियल लेवल से ऊपर चली गई हैं गलतियां, लिहाजा ये चीज रिपोर्ट होनी चाहिए। ये लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे? प्रिपेयर्ड बाय, और साइन। और उस पर साइन सिर्फ प्रिपेयर्ड बाय के होंगे, जो सब्सिक्वेंटली किसी और के भी होंगे, रिव्यूड बाय के भी साइन होंगे कि नहीं? ये सारी वर्किंग पेपर आपने ऑडिट के दौरान बना ली। अब जब पार्टनर रिव्यू कर रहा होगा तो पार्टनर एक एक पेपर देखता जाएगा, उसमें निशान लगाता जाएगा, ये गलत है, इसे ठीक करना है, और आखिर में रिव्यूड बाय पे साइन कर देगा कि नहीं कि मैंने रिव्यू की है। और साथ नीचे अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेगा, नीचे आपको स्पेस छोड़ देनी चाहिए, पार्टनर्स ऑब्जर्वेशंस या पार्टनर्स कमेंट्स। पहले आप अपना कमेंट दोगे, फिर नीचे खाली छोड़ दो पार्टनर्स कमेंट्स। वो आपने पार्टनर के लिए खाली छोड़ दिया कि जब पार्टनर रिव्यू करेगा, उसने कुछ लिखना हुआ तो यहाँ लिख देगा। अब समझ आ रही है बात? तो ये सारी पार्टनर रिव्यू करेगा, अपने कमेंट्स देता जाएगा, जो चीज़ ओके है वो ओके करता जाएगा, बस ठीक है, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं, जहाँ मजीद करना नीचे कमेंट में लिख देगा, इस पर 2 प्रोसीजर और अप्लाई करो, ये करो वो करो। फिर आपको अपना वर्किंग पेपर पूरा चेंज करना पड़ेगा बाज़-औक़ात, उसमें ऐड करके नया प्रोग्राम डिजाइन करके। पूरा नया डिजाइन तो नहीं होगा, कॉपी पेस्ट हो जाता है अब तो, बस वो कॉपी पेस्ट करोगे, नीचे 4 लाइनें और ऐड कर दोगे, काम करोगे, फिर पार्टनर के सामने रख दोगे। बहरहाल पार्टनर रिव्यू कर लो, पार्टनर ने रिव्यू कर लिया, फाइल फाइनल हो गई, जो काम पेंडिंग थे पार्टनर ने करवा लिया, सब कुछ हो गया। अब अगला स्टेज क्या होगा? अब पार्टनर ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, पहले तो डिसाइड करेगा कि मेरी ओपिनियन है कि मैंने क्या कहना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं सब कुछ, या मैंने कहना है कि ओवरऑल तो ट्रू एंड फेयर व्यू है लेकिन इन्वेंट्री ठीक नहीं है, या मैंने कहना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ही नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, या मैंने कहना है कि नहीं मैं ओपिनियन दे ही नहीं सकता। वो फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो मैं कह रहा हूँ ना सबसे टेक्निकल साइड है, वो फिर हम पढ़ेंगे कि पार्टनर अपनी ओपिनियन कैसे डेवलप करेगा और कितनी किस्म की ओपिनियन दे सकता है। ये उसने डिसाइड करना, कौन सी ओपिनियन की बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, ये भी गाइड किया गया पार्टनर्स को। ठीक है, कि मैंने क्या करना है, ठीक हो गया, वो कर लेगा, और वो ओपिनियन बना के रिपोर्ट बनाएगा और फिर भेज देगा। सर जैसे आपने पेपर दो तो सिमेंट और डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन भी देगा, इतना सर ने वो भेजे तो बोलने की तो ऐसे होगा, उसके लिए कभी कैसे होगा? देखो उसके लिए क्या एविडेंस होगा, आप यही लिखेंगे कि भाई हम इसे वेरीफाई नहीं कर सके, वी आर हाईली डाउटफुल, कि जनाब इतने ये डोनेशन रिलायबल नहीं है, ठीक नहीं है, हमें इसमें ये डाउट है। फिर आप कहेंगे, और आप कहेंगे जी डोनेशन वाली जो साइड है मैं इसे ठीक नहीं मानता, डोनेशन का अलग ऑडिट प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? उसमें लिखा होगा कि डोनेशन इन्होंने 20 करोड़ के शो किए, में से 18 करोड़ के तो मैं मानता ही नहीं, इसमें मुझे डाउट है। लेकिन जब भी आप किसी चीज़ पर डाउट करें और उसे ऑफिशिएट कर दें, मतलब पब्लिक कर दें, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। हवाई बातें कभी नहीं करनी, हवाई बातें करें और बाद में बात गलत साबित हो जाए तो आप रगड़े जाएंगे। आपको कोर्ट में ठीक ठाक वो बंदा फतह के इज्जत का दावा करके करोड़ों निकलवा लेगा आपसे। तो इसमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है? एविडेंस आपका फिर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
आप ये ना कहें कि ये गलत है, आप कहें मैं डाउटफुल हूँ। फिर अल्फाज को भी केयरफुली चुने, और ये भी सोचेंगे किसे बताना है किसे नहीं बताना। ठीक हो गया। बहरहाल ओपिनियन बना ली उसने। अब अगली स्टेज क्या होगी? ओपिनियन भेजेगा, उसका भी तरीका है। कैसे भेजेगा, क्या होगा? डे टू डे और पॉइंट टू पॉइंट बताएं। मैंने ओपिनियन बना ली, मैंने अपने स्टाफ को कहा ये टाइप कर लो, उन्होंने टाइप कर ली, मैंने देख ली। अब मैंने क्या करना है? साइन करूं और क्या करूं? मेल कर दूं किसे? सिर्फ ओपिनियन, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट मेल करूं? एविडेंस तो नहीं करने, एविडेंस तो मैंने अपने लिए बनाए। अगर वो कहता है कि नहीं आपकी रिपोर्ट ठीक है, ये बात ने गलत किया, फिर हमारी डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तो मैंने अपनी वर्किंग की बेस में अपनी वर्किंग पेपर उसे क्यों दूं भाई? वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने उसे ओपिनियन दे दी है, तो क्या सिर्फ ओपिनियन जाएगी? ऑडिट रिपोर्ट ही ना, वही जाएगी सिर्फ। ये ऑडिट रिपोर्ट किस चीज पे है? मैं किस चीज का ऑडिट किया है मैंने? नहीं, किस सीमेंट प्लांट का ऑडिट किया ना, लेकिन सीमेंट प्लांट का क्या ऑडिट? मैं क्या सीमेंट प्लांट को चेक करके आया हूँ कि प्लांट की टेक्नोलॉजी ठीक है क्या गलत है क्या? मैंने क्या ऑडिट किया है? मैंने फाइनेंशियल ऑडिट किया है। मैंने क्वालिटी ऑडिट नहीं किया, मैंने इंजीनियरिंग ऑडिट नहीं किया, मैंने मेडिकल ऑडिट नहीं किया, फाइनेंशियल ऑडिट किया। तो मैंने किस चीज का ऑडिट किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मैंने प्लांट का ऑडिट नहीं किया। तो हम कह देते हैं कि जी सीमेंट प्लांट का ऑडिट कराओ, एक्चुअली सीमेंट प्लांट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैंने ओपिनियन दी है। ठीक है ना, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी नहीं दी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूंगा। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बुक्स के मुताबिक है, मैं ये नहीं कहूंगा बुक्स ठीक बनी हुई है, मैं कहूंगा स्टेटमेंट बुक्स के मुताबिक है और बुक्स लॉ के मुताबिक बनी है। डायरेक्ट मेरी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, प्लांट पे नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी नहीं है। फाइनेंशियल आई वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो जिस चीज को मैंने ऑडिट किया वो भी साथ अटैच होनी चाहिए कि नहीं? कि इस चीज का ऑडिट किया, ये नीचे लगी है ऊपर मेरी रिपोर्ट लगी है। समझ आई? तो फिर आप वो जो ऑडिट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट ने दी थी ना, जो फाइनल आपको मिली थी, उनकी कॉपी करोगे, उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट लगाओगे, और फिर ये इंश्योर करना है कि कल मैनेजमेंट ये ना करे कि रिपोर्ट आपकी ले ले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी मर्जी के लगा के कहे देखें जी हमने ऑडिट किया था। तो अब ये रिस्क कैसे कवर करना है कि नीचे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेंगी ऊपर ऑडिट रिपोर्ट लगेगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर पेज पे जो आखिरी फिगर है ना उसके नीचे अपने इनिशियल कर दो। समझ आई? इनकम स्टेटमेंट सबसे आखिरी फिगर क्या होती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में उसकी आखिरी, जहां वो खत्म होगी ना उसके बिल्कुल सारा साइन कर दूंगा, इसके नीचे कोई चीज ऐड ही ना हो सके। बैलेंस शीट सबसे आखिरी फिगर पे नीचे साइन कर, साइन तो नहीं इनिशियल कर दूंगा, मतलब कुगी मार दूंगा जैसे कहते हैं ना। साइन तो डिटेल्ड होते हैं, इनिशियल ऐसे ही मैं कर देता हूं। जब मैं साइन करता हूँ वाई सज्जाद, इनिशियल होते हैं वाई एस, छोटा सा। तो मैं हर पेज पे इनिशियल करूंगा, ताकि कल ये ना हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर लें और रिपोर्ट मेरी लगा दें, कहें सर आपने तो इन पे दी थी। मैं कहूंगा देखो मेरे साइन दिखाओ, ये तो मैंने दी नहीं तुम्हें। तो मैं फिर वो बना के उसके ऊपर रिपोर्ट लगा के, और रिपोर्ट पे भी मैं साइन नहीं करूंगा, मैं इनिशियल करूंगा। अभी वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मेरे मैंने तो इनिशियल कर दिए हैं, क्या मैनेजमेंट ने साइन किए हुए हैं अभी तक? अभी तक नहीं किए, अभी उनके साइन नहीं हुए। और आपने कंपनी लॉ में क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन साइन करता है? मैनेजमेंट की तरफ से कौन करता है? यार बेटा भूले हुए हो चीजें, आपको याद रहनी चाहिए। एक डायरेक्टर और सीईओ, और अगर सीईओ पाकिस्तान में नहीं है तो दूसरा डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी करेगा। ये चीजें हम आपने यहाँ करनी है, ये ऑडिट में बताना है कि हम चेक करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट पे 3 साइन है कि नहीं। ये आप उसी वक्त बता सकते हैं जब कंपनी लॉ आपको याद हो। आप बात समझ आ रही है जो मैं कहता हूँ कि कंपनी लॉ को भी रिवाइज कर लें थोड़ा सा, मोटी मोटी चीजें। ठीक है? और कौन से स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, डिप्रिसिएशन में क्या चेक करेंगे अगर हम नॉन करंट एसिड के ऑडिट कर रहे हैं तो? मेथड कौन सा है, और मेथड कौन सा कैसे पता चलेगा? स्टैंडर्ड कौन से अलाउ करता है और इन्होंने अडॉप्ट कौन सा किया, ये कैसे पता चलेगा? नोट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। पहला नोट, दूसरा नोट होता ही अकाउंटिंग पॉलिसीज के। पहला नोट क्या होता है हमेशा याद रखें, कंपनी एंड इट्स ऑपरेशंस। नोट नंबर हमेशा ये होता है कि ये कंपनी है क्या, प्राइवेट है, पब्लिक है, लिस्टेड है, और इसकी बिजनेस की है। पहला नोट हमेशा यही होता है। नोट नंबर 2 हमेशा अकाउंटिंग पॉलिसीज का होता है। याद रखें हर इंपॉर्टेंट चीज की, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
इन्वेंट्री, हर जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, आपकी करेंसी कौन सी है, एटसेट्रा, राउंडिंग ऑफ किस हद तक की है आपने, ये नोट नंबर, राउंडिंग ऑफ तो खैर आखिर में बताते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी सारी इधर होती है। नोट नंबर 3 से भी डिटेल शुरू हो जाती है, इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स की और बैलेंस शीट की फिगर्स की, ठीक है। तो बहरहाल ये आपने फिर लिखना है ऑडिट में कि हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि इनकी पीपी की डिप्रिसिएशन की क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिसी अलाउड है एज पर स्टैंडर्ड के नहीं। तो कौन से स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि ये अलाउड है कि नहीं, IAS 16। तो आप लिखेंगे, फिर हम IAS 16 के हिसाब से चेक करेंगे कि इनकी पॉलिसी जो है वो अप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड है या हमें इन्होंने मर्जी से की हुई है। अब ये सारी चीज़ें कब लिख सकते हैं, जब आपको अकाउंटिंग भी दोबारा याद हो और कंपनी लॉ भी याद हो। अगर आप इस लेवल पे चले गए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि, अगर अल्लाह ना चाहे तो और बात है, अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप फेल हो जाए। आप जो फेल होते हैं ना ऑडिट में, इसलिए होते हैं कि आप किताब पढ़ते हैं, बस जाके छाप आते हैं और आप कहते हैं मैंने बड़ा अच्छा लिखा है। वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप प्रैक्टिकली टेक्निकली कुछ चीज़ें बताइए उससे, और बहुत ज्यादा नहीं बतानी, जितनी जरूरत है मैं आपको बताता रहूँ। ठीक हो गया। तो अब हुआ कि ये सारा कुछ हो गया, आपने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल है उस पर कुकी मारी, ऊपर रिपोर्ट लगाई, रिपोर्ट पे भी साइन नहीं करने, इनिशियल करने हैं, और उसके ऊपर एक लेटर लगा देना है मैनेजमेंट के नाम अपनी तरफ से कि हम आपको ये ऑडिटेड रिपोर्ट भेज रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट अभी साइंड नहीं है, इनिशियल्ड है। मैं साइन कब करूंगा, जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करके मुझे दोबारा भेज देगी, मैं देखूंगा आपने साइन करके ऑन कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब मैं अपनी रिपोर्ट को साइन करूँ। तो पहले आप इनिशियल करके अनसाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज देते हैं उन्हें कुकी लगा के, फिर वो साइन करता है BOD, ठीक है, और BOD अपनी रेजोल्यूशन पास करता है, वो भी आप मांगेंगे कि आप अपनी BOD की मीटिंग कॉल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं। आप कहेंगे BOD की मीटिंग कॉल करें, उसकी रेजोल्यूशन में बकायदा लिखें कि हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर दी है, वो जो रेजोल्यूशन की कॉपी है वो भी मुझे भेजें कि आपके BOD ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया है। वो अपनी BOD कॉल करेंगे, उसमें ये अडॉप्ट करेंगे, आपको भेज देंगे। आप फिर उन्हें साइन करके उन जितनी कॉपीज उन्हें चाहिए भेज देंगे। जनरली एक कॉपी नहीं होती, वो मैनेजमेंट को बताती है सर हमें 3 कॉपीज चाहिए, 4 चाहिए, तो जितनी चाहिए वो दे देंगे। 6 6 कॉपीज भी ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने आगे देनी होती है स्टॉक एक्सचेंज को, और इधर उधर उनकी अपनी भी जरूरियात होती है। वगैरह ठीक है, सब भी साइन करके देते नहीं हैं। नहीं, फ्रॉड निकला है तो फिर आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगी ना। रिपोर्ट फिर क्लीन रिपोर्ट तो नहीं जाएगी, आप लिखेंगे कि जनाब हमें इन्होंने इस जगह पे फ्रॉड किया हुआ, हमने रिपोर्ट में लिख दिया है, तो साइन तो फिर भी आप करेंगे, गोली तो नहीं मारेंगे ना आप, रिपोर्ट तो देनी है, तो लिख देंगे कि हाँ जी इस एरिया में इन्होंने फ्रॉड किया और इतनी फिगर जो है हम इससे एग्री नहीं करते। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ उनके पास नहीं जाएगी, होगा उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में देनी है, अगर लिस्टेड कंपनी है, SECB को देनी है, तो जहां जहां जाएगी वो पढ़ेगा और इनसे पूछेगा कि हाँ भाई ये क्या मजाक है, बताओ जरा तुम ये क्या किया हुआ है, तो उनके लिए मुसीबत बनेगी कि नहीं। तो मैनेजमेंट की इंतहाई कोशिश होती है कि आपको कन्विंस करके क्लीन रिपोर्ट दे, इंतहाई कोशिश हो। जब जहां का बिल्कुल बस ही ना चले, इतने बुरे हालात हों, फिर तो मजबूरन वो आपसे ले लेते हैं। जनरली उनकी पूरी कोशिश होती है कि यार छोड़ो यार, दफा करो, अच्छा ये भी आपको दे दें, जो चीज़ पहले उन्होंने नहीं दी होती ना ऑडिट के दौरान, जानबूझ के छुपाई होती है, जब आखिर में मुसीबत बनती है तो वो भी निकाल निकाल के आपको देना शुरू कर देते हैं क्योंकि जान पे बनी होती है। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। हो गया, आखिरी एक स्टेज रह गई, वो क्या है, अब रिपोर्ट कितनी कैसे बननी है, कितनी टाइप की है, वो पूरा हमारे 2 3 चैप्टर्स हैं, उसे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे लंबा चैप्टर ही वो है आपके सिलेबस में, रिपोर्टिंग का, ठीक है। अब बहरहाल इसके बाद अब एक नया भी आ गया है, स्टैंडर्ड है, और उसमें लिखा हुआ है कि अब वो जो आपके पार्टनर ने साइन किया है ना, तो पार्टनर से भी तो गलती हो सकती है, इस पे भी एक चेक लगाना है। वो क्या चेक क्या लगाना है कि ये पार्टनर अपनी फर्म के किसी दूसरे क्वालिफाइड पार्टनर के से अपनी फाइलों को रिव्यू करवाएगा। मतलब मैं यासर सजाद एंड कंपनी का पार्टनर हूँ, फर्ज करें ये भी एक बच्चा क्वालिफाई कर जाता है या आप क्वालिफाई कर जाती हैं, आप भी मेरी पार्टनर बन जाती हैं। जिस ऑडिट को मैंने रिव्यू किया है वो सब कुछ करके फिर ये फाइलें आपके पास चली जाएंगी, आप मेरे काम को रिव्यू करेंगे कि इस पार्टनर ने जो रिव्यू किया था वो रिव्यू भी ठीक किया कि नहीं किया, उसे कहते हैं रिव्यूअर। फिर रिव्यू का प्रोसेस चलेगा, ये इंटरनल प्रोसेस है, इसका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी ऑडिट फर्म का इंटरनल प्रोसेस है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कहते हैं कि आपका अपना क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए। ऑडिट फर्म का इंटरनल कंट्रोल, उसमें ये होगा कि मेरा काम आप रिव्यू करेंगी, आपका काम मैं रिव्यू करूंगा। अब कौन से ऑडिट का को पहले इनिशियली कौन रिव्यू करेगा, आप या मैं, ये कैसे पता चलेगा। नहीं, सीनियर वाली क्या बात है, जिम्मेदारी किसने ली है कैसे पता चलेगा। शुरू में जब आप प्लानिंग कर रहे थे ना,
उसमें आप लिखेंगे कि इस एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा, उसे कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। वो रिव्यूअर होगा, साइन करेगा। साइन करेगा ना, उसके नीचे रिव्यूअर के सिग्नेचर की जगह होगी, हर वर्किंग पेपर पे उसकी भी जगह होगी, रिव्यूअर की भी। वो वर्किंग पेपर देखता जाएगा और रिव्यू पे साइन करता जाएगा कि मैंने रिव्यू कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया, यहाँ पे खत्म होगा, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब पॉसिबिलिटी एक आखिरी रह गई है, और इस पे हम खत्म कर देते हैं कि अगर फर्ज करें आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, उसके बाद अचानक आपको पता चला, मार्केट से कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई, खबर आ गई कि यार ये तो गलत हो गया, कुछ चीज़ें इन्होंने तो मुझे बताई नहीं, अब वो सामने आ गई हैं, और रिपोर्ट तो मैं दे चुका हूँ इन्हें, अब आपको क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को लेटर लिखेंगे कि आगे इन्हें रोक लें, इसमें ये गलती है, आगे इशू ना करें। अगर मैनेजमेंट मान जाती है तो दोबारा आप उन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, नई रिपोर्ट देंगे, और उसमें लिखेंगे कि पहले रिपोर्ट दी थी और हमने वापस ली है, ये भी लिखेंगे। ठीक है, और अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो फिर हमें बताएंगे वाले दिन फिर हम देखेंगे, हम फैसला करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ किसे किसे बताना चाहिए, एससीसीपी को बताना चाहिए कि नहीं। मैंने अगेन कहा था कि जब हम बाहर चले जाएंगे ना अपने डोमेन से, फिर हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। फिर हम फैसला करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हम ऑप्शन से क्विट ही कर जाएं, हम कहें जी हम तो इसके ऑडिटर ही नहीं, और एससीसीपी को बता दें ये मसला हुआ है, ये नहीं मान रहे, हम पीछे हट रहे हैं, या क्या करें। फिर हमें फैसला करना है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा उस तरह नहीं है। ठीक है, दो तीन रूल उसने बताए हैं। और अगर उन्होंने मैनेजमेंट ने आपसे लेके आगे भेज दी है, अपने सारे मेंबर को भी भेज दी है, स्टॉक एक्सचेंज को भी चली गई हैं, अब पता चलता है कि ये गलत है, तो अब क्या करेंगे? अब इसमें एक लॉ में एग्जैक्टली कुछ नहीं लिखा, वो कहता है कि ऑडिटर अप्रोप्रिएटली फैसला करेगा कि अब उसे क्या करना चाहिए, एससीसीपी को बताए, स्टॉक एक्सचेंज को बताए, और फिर आगे वो फिर बात करें, और फिर अखबार में इश्तिहार दें कि क्या करें। आपको फिर अप्रोप्रिएटली फैसला करना। उसमें उसने क्लियर बात कोई नहीं की है, क्योंकि वो आप आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, अब तो मार्केट में चीज चली गई, अब तो गवर्नमेंट के पास पहुंच गई है। अब जो करना है गवर्नमेंट ने करना है, आपने सिर्फ अपनी स्किन सेव करनी है कि कल मुझे कोई ना कहे कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अब ऑडिट का प्रोसेस खत्म। और आखिरी चैप्टर जो है वो रिव्यू का है। आप इस जितना मैंने प्रोसेस बताया है ना, ये आपका 2 से ढाई महीने का सिलेबस है, इसे 2 दिन में कन्फाइन कर दें तो वो आखिरी चैप्टर बन जाए। वो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वहाँ ऑडिट की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, रिव्यू का। और ऑडिट प्रोसीजर तो बहुत डिटेल्ड होते हैं, वहाँ बहुत ही शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल ही बच्चों वाला चैप्टर है। अगर आपने ऑडिट पढ़ लिया वो तो आप 1 डेढ़ घंटे में पढ़ के खत्म करके फारिग भी कर देंगे उस रिव्यू वाले चैप्टर को, उसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है। कल अब हम अपनी बुक को परसू करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया? और बुक में आपको यही सब कुछ ही मिलेगा, बस हम जरा ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो, गुड। क्यों? तो इट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।